करता हूं नंदुरबार शहर के जिला अध्यक्ष से, उनका सत्कार कर रहे हैं, पुरजोर तालियों से उनके श्रद्धांजलि कीजिए। और साहब के लिए मैं शेर पढ़ता हूं कि खौफ खाते ही नहीं तीरों से तलवारों से, वक्त पड़ने पे लिपट जाते हैं अंगारों से। खौफ खाते ही नहीं तीरों से तलवारों से, वक्त पड़ने पे लिपट जाते हैं अंगारों से। और वो कभी कौम के गद्दार हो नहीं सकते जिनका रिश्ता है मदीने के वफादारों से। और ये शेर की फरमाइश है, इसके लिए पढ़ रहा हूं कि इसके वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। साहब के सामने ये शेर पढ़ना जरूरी है कि इसके वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। और जिससे कर्म होता है खुदा के उसके बस में है, वरना 10-10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात नहीं। के लिए क्या हुआ आगे ये देखें। देख तुझको भी न बख्शेंगे जमाने वाले, धर्म की आड़ में है खून बहाने वाले। देख तुझको भी न बख्शेंगे ऐ जमाने वाले, धर्म की आड़ में है खून बहाने वाले। और तू कुछ रोज इस्मात बचा ले बेटा, हो गए पैदा तेरे 12 बजाने वाले। अब मैं साहब को पेश करना चाहता हूँ। भाई नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। सही मानों में यहाँ पर आने के बाद ये एहसास हो रहा है कि बहुत देर से हम आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक एहसास ज़रूर हो रहा है कि अगर हमारे आने के ऊपर इस तरह का मंजर है तो तसव्वुर करिए अगर अकबर अवैसी साहब यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा। तसव्वुर करिए असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा। स्टेज पर मौजूद यहाँ के मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, रफत भाई, रऊफ भाई और तमाम मजलिस की टीम, हम जानते हैं कि नंदुरबार शहादा ये ऐसी जगहें हैं जहां पर आप जैसे नौजवानों का जज्बा जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम ये समझते थे कि औरंगाबाद में अकबर अवैसी साहब का एक जलसा हुआ था, तो अक्सर हम ये कहते थे कि ये जलसा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जलसा था। कुछ दिन पहले हम शोलापुर गए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे साथ थे, उनका जलसा शोलापुर में हुआ, तो ऐसा लगा कि शोलापुर का जलसा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जलसा था। लेकिन आज नंदुरबार आए हैं तो ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर असद अवैसी या अकबर अवैसी साहब आ जाएंगे तो वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जलसा नंदुरबार का जलसा है। मैं आप लोगों की तरफ से यकीनन ये पैगाम असद साहब को और अकबर साहब को जरूर दूंगा कि एक जलसा आप यहाँ पे नंदुरबार में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो जज्बा मैंने यहाँ पर आप जैसे नौजवानों का देखा है वही जज्बा मैंने आज से करीब 1.5 साल पहले औरंगाबाद के नौजवानों में देखा था। ये वही जज्बा था जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से
औरंगाबाद शहर में पिछले 27 सालों से वहां पर शिवसेना का भगवा झंडा लहराता था। 27 सालों से वहां पर शिवसेना का आमदार हर 5 साल के बाद चुनकर आता था। ऐसा क्या हो गया था इन 27 सालों में कि 27 साल से पहले अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वही शहर था कि जहां पर हर आमदार चुनाव जो लड़ता था जीत कर आने वाला मुसलमान आमदार हुआ करता था। खासदार यानी कि एमपी औरंगाबाद से अगर चुनाव लड़ता तो वो भी मुसलमान चुनकर आता। इन 27 सालों के अंदर ऐसा क्या हो गया था कि मुसलमान क़यादत न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में या यूं कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत को खत्म कर दिया गया था। मैं अक्सर ये कहता हूं और आंकड़े इसके गवाह हैं, आपके शहर नंदुरबार में भी कुछ ऐसा ही होता आया होगा न जाने कितने सालों से। मैं ये कहता हूं और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इन 27 सालों के अंदर अगर कुछ हुआ है तो एक ऐसी सियासत हमारे साथ खेली जाती थी कि मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। ये सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई, चाहे फिर वो कांग्रेस का वो मुसलमान दलाल नेता हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान दलाल वो नेता हो, जिनका मकसद ये रहता था कि कोई भी जीत कर आ जाए चल जाएगा, लेकिन कोई मुसलमान आमदार नहीं जीतना चाहिए। ये कोशिशें पिछले 27 सालों तक मेरे अपने शहर औरंगाबाद में भी होती रही है और वो कामयाब होते रहे हैं, अपने उस मकसद में कामयाब होते रहे हैं। हम जब लोगों के बीच गए तो हमने लोगों से यही कहा कि एक बार अपनी ताकत को आजमाइए, एक बार जिस जमात का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उस इतिहाद को एक है और आपकी अपनी जमात आई है। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। ये वही जज्बा है जो हम आज से 1.5 साल पहले औरंगाबाद शहर में देख रहे थे। अगर यही जज्बा आप लोगों का बरकरार रहा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज से 6-8 महीने के बाद जब नंदुरबार नगर पालिका का चुनाव होगा तो इंशाअल्लाह वहां पर भी हरा और नीला झंडा हम लहराएंगे, जरूर लहराएंगे हम लोग। भाइयों, आज ये कहा जाता था जब मजलिस यहां पर महाराष्ट्र में कदम रखी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तो असदुद्दीन अवैसी, ये तो हैदराबाद के हैं। अकबर अवैसी साहब के बारे में कहते थे ये तो हैदराबाद की जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, अगर नंदुरबार शहादा में अगर कुछ होगा तो क्या ये यहाँ पर दौड़ कर आएंगे, ये सवाल करते थे। तो एक बात अच्छी तरह से सुन लो, हमें आने की जरूरत नहीं, हमारा फोन ही उनके लिए काफी हो जाता है। हम एक फोन करते हैं और उनको ये बात पहुंच जाती है, वरना क्या वजह है कि 288 आमदार महाराष्ट्र की असेंबली में है, न जाने ऐसे कितने आमदार इस शहर से गुजरते होंगे। कभी देखा है इतनी सिक्योरिटी एसआरपी भी लगाना चाहते थे। हम सोलापुर गए तो इस तरह का माहौल करके रखा, मैंने वहां के एसपी को बोला कि भाई हम यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं, आप तो पूरी मिलिट्री हमारे लिए तैयार करके रखे हुए। हम शहादा गए सुबह, शहादा का माहौल कुछ दिन पहले कुछ खराब था। हम शहादा गए तो वहां के मजलिस के जिम्मेदार ने कहा कि साहब ये नोटिस हमें पुलिस वालों ने दिए हैं, पुलिस वालों ने दिए हैं और उस नोटिस के अंदर जैसा असद साहब जहां भी देते हैं पुलिस वाले उन्हें एक लव लेटर दे जाते हैं।
तो हमें भी इस तरह की एक नोटिस दी गई। ये कहा गया कि आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, अगर बोलेंगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। देखिए, नंदुरबार के पुलिस वाले, शहादा के पुलिस वाले, ये अच्छी तरह से सुन लीजिए कि मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन गूंगे, बहरे और मुक्कों की जमात नहीं है। हम बोलने के लिए आए हैं और हम बोलेंगे और डट कर बोलेंगे। हमें इतना तो पता है, थोड़े बहुत हम भी, आपका एक कैमरा हमारे पीछे पीछे लगा रहता है। यहाँ का प्रोग्राम खत्म होगा और पूरे अधिकारी बैठेंगे, कुछ निकलता क्या, इसमें से कुछ केस बना सकते हैं क्या? भाई, 1 घंटे की तकरीर देंगे और जो बोलना है वो बोलकर चले जाएंगे। सुबह जब आप बार बार वीडियो कैसेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बोलना था वो तो बोलकर चला गया और हमारे हाथ में आया है तो बाबा जी का सिंबल। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, देखिए, ये वो जज्बा है, ये वो जमात है, ये वो नौजवान है जिन्होंने कभी अपनी जमात है, हम हैं। शहादा के लोगों ने हमें ये बताया कि पुलिस वाले हम पर ज्यादती करते हैं। नंदुरबार के हमारे जिम्मेदारों ने बताया कि जब भी कुछ होता है तो डिपार्टमेंट के लोग एक तरफा कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पे आने का मकसद यही है मेरे भाइयों, यहाँ पर आने का मकसद यही है, ये बोलने के लिए हम आए हैं कि ना तो हमारा ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस से है। विधानसभा के अंदर 288 आमदार हैं, उसमें मजलिस के 2 ही आमदार हैं, लेकिन जब हम खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो अच्छों को सुनना पड़ता है। अगर जुल्म और ज्यादती हमारे किसी भी नौजवान या हमारे मजलिस से जुड़े किसी भी नौजवान लड़के या जिम्मेदार के ऊपर अगर पुलिस वालों ने ज्यादती किए तो एक बात समझ लेना, इम्तियाज जलील असेंबली के अंदर बहुत दहाड़ता है और मेरा दहाड़ना खत्म नहीं होता है तो मेरे साथ एक पठान बाजू बैठा है, वो जब खड़े होता है तो फिर अच्छों की छुट्टी कर देता है। भाइयों, आज मैं आपको इस बात से अवगत कराने के लिए आया हूँ, आपको ये बात पहुँचाने के लिए आया हूँ। देखिए, आप लोग अगर खामोश बैठेंगे तो मैं आपको बहुत दूर दूर तक हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मुल्क के हालात कैसे होते जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुल्क में जब से भाजपा की सरकार आई है कुछ इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को दबाया जाए, उन्हें परेशान किया जाए, उन्हें हैरान किया जाए। कभी बड़े का गोश्त बंद कर देते हैं, मैं जानता हूं 2 दिन पहले अदालत ने आपको इजाजत दी है, जम कर खा सकते हैं।
यहाँ पर बताया गया है कोई सैयद होटल है, वहाँ पर बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है बड़े की। कोई यादगार होटल है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा बड़े का मिलता है। जाओ खाओ, बिंदास खाओ। तो सवाल ये है कि महज सिर्फ गोश्त की ही बात नहीं हो रही है। आज मुल्क के अंदर कुछ इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, ये कहा जा रहा कि अब आप दाढ़ी नहीं रख सकते, ये कहा जा रहा है कि आपको स्कूल के अंदर अगर बच्चों को भेजना है तो आपको हम यही पढ़ाएंगे, आपको योगा करना होगा, आपको ये बोलना होगा, ये नहीं बोलना होगा, आप ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको ये खाना होगा, ये नहीं खाना होगा, ये पहनना होगा, ये नहीं पहनना होगा। इतने सारे कानून हम पर लादने की कोशिश की जा रही, हर रोज कोशिश की जा रही है। तो अब एक बात अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी, भाजपा वालों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस वालों, शिवसेना वालों, बजरंग दल वालों, विश्व हिंदू परिषद वालों, ये अच्छी तरह से कान खोलकर ये सुन लो एक मर्तबा, और आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ आखिरी मर्तबा, अच्छी तरह से अपने कान खोलो और सुन लो। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मुल्क में दफन भी होंगे। बार बार कहते हैं ऐसा करो, पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। अरे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जिन्हें जाना था पाकिस्तान वो चले गए। हमने कहा ये जमीन हमारी है, ये धरती हमारी है, हम रहेंगे। जितना तुम्हारा अधिकार है इसके ऊपर, उससे कहीं ज्यादा हमारा है, क्योंकि इस मुल्क की आजादी के अंदर मेरे बाप दादाओं ने भी खून बहाया था। आरएसएस के चड्डी वाले तो अभी निकले हैं और हमसे कहते हैं कि चले जाओ। भाइयों, आज ये मुल्क एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज इस मुल्क के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक फैसले हैं, जो इस मुल्क को कमजोर करते हैं, इस मुल्क का सेक्युलरिज्म जो है उसको कमजोर करते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि आज से कुछ दिन पहले मालेगांव के 9 मुस्लिम नौजवानों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जानते हैं ये नौजवान यूं ही बरी नहीं हुए हैं। उन नौजवानों को आप महज मालेगांव के कोई नौजवान है इस नजरिए से मत देखिए। यहां पर बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें जो सुन रही है, ये सोच ले कि आज वो सिर्फ मालेगांव के नौजवान नहीं थे। अगर कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो हो सकता है कि कभी वो नंदुरबार आएंगे, कभी वो औरंगाबाद आएंगे, और इसी तरह बेकसूर नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया जाएगा, जैसा मालेगांव के नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र की एटीएस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, कहा था कि ये लड़के
मालेगांव के धमाकों के लिए जिम्मेदार है। हमने उस वक्त भी कहा था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने चीख कर यह कहा था कि ये बच्चे धमाकों में शामिल हो ही नहीं सकते, ये बेखुशबू लड़कों को फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना था। 5 साल बहुत मायने रखता है। किसी भी इंसान की जिंदगी में 5 साल बहुत मायने रखते हैं। इन बेकसूर लड़कों को 5 साल जेल में गुजारना पड़ा था। 10 साल के बाद अदालत ये फैसला करती है, और ये कहती है कि ये लड़के बेकसूर हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए, और छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि अब सरकार आएगी और कहेगी कि हम इन्हें नौकरी पे लगा देते, हम इन्हें चंद लाख रुपये दे देते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उन नौजवान लड़कों की माएं, उन नौजवान लड़कों की बहनें, उनके बुजुर्ग बाप जो 5 साल बिलक बिलक कर रोते रहे होंगे, ये जानते हुए कि हमारे लड़के बेकसूर हैं। दुनिया की कोई दौलत उस मां के आंसू का बदला नहीं चुका सकती है मेरे भाइयों। उस बाप की तड़प को वापस नहीं ला सकते हैं एक नौकरी देकर। इसीलिए मजलिस ने यह फैसला किया है, मजलिस ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हमने मशवरा करके यह फैसला किया है कि 20 मई के दिन, जुम्मे के दिन, पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां पर भी मजलिस है, वहां पर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने हम आंदोलन करेंगे। जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। एक ही दिन, एक ही वक्त पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो गांव हो, शहर हो, डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, कहीं पर भी हो, मजलिस के चाहने वाले लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने जमा होंगे। एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। और मेमोरेंडम क्या होगा? अगर ये बेकसूर लड़के 5 साल के लिए अगर जेल गए, बेवजह इन्हें फंसाया गया था, और फंसाने वाले कौन लोग थे? महाराष्ट्र का ATS, महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट, और उस वक्त महाराष्ट्र की वो सरकार जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल थी, ये जानते थे अच्छी तरह से कि ये लड़के बेकसूर हैं, बिना वजह इन्हें फंसाया जा रहा है। उस वक्त के गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते थे कि महाराष्ट्र का ATS ये नाटक रच रहा है। उस वक्त की कांग्रेस सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि ये बेकसूर नौजवान लड़के, कुछ पढ़े लिखे लड़के थे, डिग्री होल्डर्स थे, दिन में मेहनत करके रात में खाने वाले कुछ लड़के थे, उन्हें फंसाया गया। अब हम ये मांग कर रहे कि अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, तो आज ये उनकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक चौहान, उस वक्त के केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, शरद पवार, अजीत पवार, जितने भी वरिष्ठ राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने मुसलमानों के सामने आना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें माफी मांगना चाहिए। मुसलमानों से मालेगांव जाना चाहिए और उन मां से मिलना चाहिए जो 5 साल तक रात की नींद उनकी हराम हो चुकी थी, रोते थे बिलक बिलक कर अपने बच्चों की बेगुनाही साबित करने के लिए। इन्हें जाना होगा वहां पर। और हम ये मांग कर रहे कि अगर ये लड़कों को बिना किसी वजह, बिना किसी जुर्म के 5 साल की सजा मिली थी, अगर ये 5 साल जेल में काट कर आए हैं, तो उस ATS का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, चाहे वो जो कोई भी हो, अगर बच्चे 5 साल के लिए गए थे और अदालत ने उन्हें बेकसूर साबित किया है, तो हमारी ये मांग रहने वाली है कि उस ATS के ऑफिसर को कम से कम 2 साल के लिए तो जेल भेजना चाहिए, उसे भी जेल भेजना चाहिए। वरना होगा ये कि जब भी इस तरह की कोई घटना होगी तो कहीं से भी लड़कों को उठाया जाएगा,
मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी और ये लड़कों को कहा जाएगा अब अपनी बेगुनाही तुम साबित करो। सालों साल लग जाएंगे। और आज की खबर आप जानते हैं क्या है? ये बताया गया था, महाराष्ट्र की एटीएस कहती थी कि नहीं साहब, ये मालेगांव के नौजवान लड़के हैं, पुख्ता सबूत है हमारे पास, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दिल्ली से आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और ये कहती है कि नहीं, ये नौजवान मालेगांव के लड़कों का इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह जिम्मेदार है, कर्नल पुरोहित जिम्मेदार है और ऐसे बहुत सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराती है। और आज का ही फैसला आता है, यही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, एनआईए का ये फैसला आता है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर अब मकोका नहीं लगाया जाएगा। यानी कि सवाल यह है कि एक धमाका होता है एक शहर में और 10 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि ना तो ये जिम्मेदार है इसके लिए, ना ये जिम्मेदार है। अगर कोई नहीं है जिम्मेदार तो जिम्मेदार मानिए उस एटीएस के ऑफिसर्स को, उन एनआईए के ऑफिसर्स को जो झूठी कहानियां रच रहे हैं, और इन्हें जेल के पीछे भेजिएगा, तब जाकर इंसाफ होगा। इस मुल्क का कानून आज कैसा हो गया है? अगर 10-12 सालों के बाद अगर ये फैसला हो रहा है तो कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं कि 12 साल के बाद अदालत ये फैसला करती है। 12 साल के बाद सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, वो खुद चला रहे थे या कोई और चला रहा था। 12 साल के बाद अदालत ये फैसला करती है और इस नतीजा पर पहुंचती है कि सलमान खान तो गाड़ी के अंदर था, लेकिन गाड़ी ना तो सलमान चला रहा था ना उसका ड्राइवर चला रहा था, गाड़ी खुद ब खुद नशे में चल रही थी। ये फैसले अगर आ रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं वो यकीन, वो विश्वास जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर हमारा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। ये आज सरकारों को सोचना चाहिए। दोस्तों, आज मुल्क की हालत कैसी है, आपके अपने महाराष्ट्र की हालत कैसी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हर रोज यहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? पिछले 50 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई हजार करोड़ रुपए, या यूं कह सकते हैं कि कई लाख रुपए किसानों के नाम के ऊपर ये महाराष्ट्र सरकार ने खर्च करने का दावा करती है। लेकिन अगर आज भी अगर ये हालात है 70 साल की आजादी के बाद, अगर आज भी हम अपनी गलियों में अच्छे रोड नहीं दे सके, अगर हम अपने लोगों को पानी नहीं दे सके, बिजली नहीं दे सके, तो आखिर गलती कहां थी? गलती ये थी कि इन 70 सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी, लेकिन अब मजलिस आई है इंशाअल्लाह और हम ये सभी मुद्दे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज क्या वजह है कि आज एक आमदार मातंग समाज यानी कि एक बहुत गरीब समाज होता है, उसके लिए करीब 600 करोड़ रुपए सरकार घोषित करती है कि ये मातंग समाज के अंदर तकसीम होने चाहिए, और एक आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस का वो 600 करोड़ रुपए गबन कर लेता है। छगन भुजबल साहब टोल के नाम के ऊपर, दुनिया भर के अलग अलग स्कीम के नाम के ऊपर कितना पैसा हड़प कर लेते हैं। आज उनकी जगह कहां है? तो जेल में है। भाइयों, आज हमें अपना हक मांगना चाहिए। आज ये कितने अफसोस की बात है कि हर शहर के अंदर आज हालात वैसे ही है। हर शहर के अंदर, एक शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं। नंदुरबार का भी यही हालत है। हमें पूरा यकीन है, एक वो मोहल्ला होता है, एक वो गली होती है जहां पर वो लोग रहते हैं, जहां पर अच्छी सड़कें मिलती है, जहां पर कचरे का अंबार नहीं दिखता है, जहां पर हर चीज साफ सुथरी नजर आती है, जहां पर पानी होता है, जहां पर बिजली मिलती है, और एक उसी शहर के अंदर वो शहर बसता है जहां पर आप और हम रहते हैं। आप और हम रहते हैं, लेकिन आपकी बस्तियों की, आपके मोहल्लों की हालत क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं।
क्यों ये नाइंसाफी हमारे साथ होती है? ये इसलिए होती है दोस्तों कि हम पिछले कई सालों तक हम महज एक वोट बैंक की तहत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज हमारा वजूद सिर्फ इसलिए है कि हम किसी को वोट देने के काम आ सके, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहां पर आप लोग खुद सत्ता में आकर बैठ सकते हैं, लेकिन ये नहीं इसलिए होता है कि चुनाव के वक्त कोई लीडर आ जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और उस वक्त ये कोशिश होती है कि किस तरह से मुसलमानों के वोटों को तकसीम किया जाए, बांटा जाए, दलितों के वोटों को तकसीम किया जाए और बांटा जाए। यही होता आ रहा है। लेकिन आज मैं आपको मेरे शहर के एक नौजवान लड़के की वो दास्तान सुनाता हूं, जो आज भी जब मेरे ख्याल में जब वो बात आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब मेरे खिलाफ एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का करोड़पति कैंडिडेट था, इलेक्शन से 2 दिन पहले एक गरीब बस्ती में गया, और गरीब बस्ती जब होती है तो वो सिर्फ मुसलमानों की गरीब बस्ती होती है या दलितों की गरीब बस्ती होती है। वो गरीब बस्ती में गया, बहुत सारे नौजवान थे, इतनी गरीब बस्ती थी कि दिन में मेहनत करते और रात में खाते। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर गया, उन नौजवान लड़कों को रात में इकट्ठा किया और कहा कि भाइयों, ये 1 लाख रुपये रखो। मैं जानता हूं कि वहां के उन गरीब बस्ती के लड़कों के लिए 1 लाख रुपये क्या मायने रखते थे। उसने कहा कि ये 1 लाख रुपया रखो, मैं जब चुनकर आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें और पैसा दूंगा। वो लड़के में से कुछ लड़के वो 1 लाख रुपये देखकर उनको दिल लगा कि 1 लाख रुपये के अंदर हम हमारे मोहल्ले में पानी की लाइन ले लेंगे, कई ड्रेनेज के लिए कुछ इस्तेमाल कर लेंगे। उसमें कुछ लड़के राजी हो गए, लेकिन उन्हीं लड़कों के अंदर एक लड़का था जो खड़े रहा और ये कहा कि भाइयों, अगर तुम्हें 1 लाख रुपये चाहिए तो 1 लाख रुपये मैं लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। दूसरे लड़के उसे देखे, उसे देखकर हंसे और कहे कि तू बैठ, तू कहां से 1 लाख रुपये लेकर आएगा? तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तो दिन में ऑटो रिक्शा चलाता है तो रात में तेरे घर का चूल्हा जलता है, तू 1 लाख रुपये कहां से लेकर आएगा? उस लड़के के जज्बे को सलाम। उस लड़के ने अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकाली, उसका ऑटो रिक्शा था। उसने कहा कि भाइयों, मेरा ऑटो रिक्शा कल का कल बेच देना, लेकिन इस बार मजलिस को धोखा नहीं देना मेरे भाइयों, मजलिस को धोखा नहीं देना। ये वो जज्बा था मेरे भाइयों, ये वो जज्बा था जिसके तहत आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुस्लिम क़यादत दोबारा जिंदा की। जब हमारा इलेक्शन खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग कहने लगे, ये कहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो 2 आमदार चुनकर आए हैं, वारिस पठान बायकल्ला से और इम्तियाज जलील औरंगाबाद से, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये कहते थे कि ये तो महज एक एक्सीडेंट था, एक इत्तेफाक था। उस इत्तेफाक की वजह से ये मजलिस ने 2 सीटें हासिल कर ली। कुछ महीने के बाद महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले थे। लोगों ने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने आकर घोषणा की और कहा कि देखिए अब इनकी औकात समझ में आएगी, ये 2 सीट 3 सीट से ज्यादा जीत नहीं सकेंगे। औरंगाबाद में महानगर पालिका का चुनाव था। हमने अपने कैंडिडेट पहली मर्तबा औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर उतारे। पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका पर शिवसेना और भाजपा की हुकूमत थी। हम चुनावी मैदान में उतरे, हर एक ने कहा कि इनकी औकात अब समझने वाली है। हम लोगों के बीच गए और हमने लोगों से एक बार फिर कहा कि जिस तरह आपने मेरे वक्त इतिहाद का सबूत दिया था, एक बार फिर से उस इतिहाद का सबूत दे दीजिएगा। पहली मर्तबा हम चुनावी मैदान में उतरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मेरी आवाम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आई। 27 सीटें मजलिस ने औरंगाबाद शहर से जीत कर दिखाई, और 27 सीटें हमारे लिए इसलिए मायने रखती है कि शिवसेना हमसे 2 सीटें कम जीत कर आई है। अगर हमारे बीच अगर कुछ नाइत्तेफाकियां नहीं होती,
तो इंशाअल्लाह हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते। लेकिन आज यही डर सता रहा है, इसीलिए आज औरंगाबाद शहर में ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह मजलिस के कॉरपोरेटर्स को फोड़ा जाए। 16 तारीख के दिन शरद पवार साहब औरंगाबाद में आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दलाल मेरे कॉरपोरेटर्स के पीछे घूम रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश हो रही है कि किस तरह मजलिस के अंदर फूट डाली जाए, किस तरह मजलिस के कुछ कॉरपोरेटर्स को अपनी तरफ खींचा जाए, पैसों की लालच दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एक एक कॉरपोरेटर को 20 लाख रुपए देंगे, 30 लाख रुपए देंगे, शरद पवार साहब के स्टेज के ऊपर आ जाइए। मैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता से मिला और मैंने कहा, भाई कोशिश करके देख लो, कभी बाजार जाते हो तो देख लेना कि बाजार में मुर्गी के बच्चे मिलते हैं, कुत्ते के बच्चे मिलते हैं, बकरी के बच्चे मिलते हैं, बिल्ली के बच्चे मिलते हैं, शेर के बच्चों का सौदा नहीं किया जाता है। शेर के बच्चों की कीमत लगाई नहीं जाती है। कोशिश तुम जितनी चाहे करना है कर लो, लेकिन भाइयों आज ये सच्चाई है कि आज मजलिस की जो मकबूलियत है पानी से खत्म कर देंगे। अगर एक औरंगाबाद को अगर आप गढ़ समझते हैं तो एक बार नंदुरबार आके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी मजलिस का गढ़ है। और जितनी चाहे कोशिशें कर लो, एक बात अच्छी तरह से सुन लो कि तुम लोग मजलिस को अभी अच्छी तरह से जानते ही नहीं है। मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है मेरे भाइयों, कुछ ऐसी लचक है मजलिस की फितरत में, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह उतनी ही उभर कर आएगी, उतनी ही उभर कर आएगी। तुम जितनी कोशिशें करना चाहते हैं कर लो। और ये जो कहते हैं ना बार बार कि ये असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से है, अगर कुछ हो गया तो क्या यहाँ पर दौड़ कर आएंगे, अकबर अवैसी साहब क्या यहाँ पर आएंगे? तो मेरे भाइयों, क्या तुम्हारा नरेंद्र मोदी चिराग अली गली के अंदर चाय बेचते रहता है क्या? वो कहाँ से आएगा? मेरे भाइयों, क्या तुम्हारी सोनिया मैडम मछली बाजार में रहती है? वो कहाँ से आएगी? अरे एक बार आवाज देकर देखो, इंशाअल्लाह असद भाई भी आएंगे, अकबर भाई भी आएंगे, वारिस भाई भी आएंगे और यहाँ पर जरूर आएंगे। भाइयों, आज जिस तरह की कोशिशें हमारे खिलाफ हो रही है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाइयों आप लोग इस तरह से निकलते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों पर नजर गड़ाए हुए हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मजलिस के ये लोगों को किसी तरह से खत्म करो, किसी तरह से इन्हें दबाओ, इन्हें कुचलो। लो तो हम ये उन्हें कहते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं तो नमाज पढ़कर निकलते हैं। हमें अगर डर है तो ना हम किसी के बाप से डरते हैं, हम डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं मेरे भाइयों। और जब हम अपने घर से निकलते हैं तो यही सोच कर निकलते हैं कि चिरागों की हिफाजत करते करते अब हवा को रुख बदलना आ गया है। तुम जितनी चाहे कोशिशें करना चाहे कर लो, जितनी चाहे हमारे को तकलीफ देना चाहे दे दो, एक बात समझ लो कि चिरागों की हिफाजत करते करते अब हवा को रुख बदलना आ गया है। अब कहाँ तक आग बरसाएगा मोदी? हमें तो शोलों पर चलना आ गया है, हमें तो शोलों पर चलना आ गया है। ये समझते होंगे कि हम फैसला लाएंगे, हम गोश्त खाना मना कर देंगे तो मुसलमान खत्म हो जाएगा, हम इन्हें नमाज पढ़ना मना कर देंगे तो मुसलमान खत्म हो जाएगा, हम इनकी मस्जिदें बंद कर देंगे तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। मुसलमान खत्म होने वाला नहीं है, अच्छी तरह से सुन लो, हम कहीं नहीं जाने वाले। आज भाइयों, मैं जानता हूं कि यहाँ पर आज से 6-8 महीने के बाद यहाँ पर आप लोगों का इलेक्शन होने वाला है। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप लोगों का जो जज्बा है, जो जोश है, वो इसी तरह से बरकरार रखिएगा, क्योंकि आज कई सालों के बाद ये मौका आने वाला है कि आप लोगों को
अपनी सियासी ताकत दिखाने का एक मौका आने वाला है। बहुत सालों तक हमने दूसरों के सामने गए हैं, गिड़गिड़ाए हैं। आज वो वक्त आया है कि अच्छे अच्छे हमारे सामने आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे सामने नहीं आना चाहिए। भाइयों, यही वो जज्बे को बरकरार रखिएगा। और ये एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी नाइत्तेफाकियां जो होती है वही मजलिस को कमजोर कर देती है। इस तरह की कोशिशें होती हैं कि किस तरह से मजलिस के लोगों के बीच में दरार पैदा कर दी जाए। जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर किस तरह की नाराजगी होती है। साहब, मेरा पोस्टर नहीं लगाया गया, साहब मेरे होर्डिंग के ऊपर मेरी तस्वीर नहीं लगाई गई, मुझे स्टेज के ऊपर पीछे बिठाया गया, आगे नहीं बिठाया गया। मेरे भाइयों, हमारा मकसद बहुत बड़ा मकसद है। हमारा मकसद ये मकसद है कि हम इंशाअल्लाह हम दलितों को और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या तो एक दलित बनाएंगे या एक मुसलमान बनाएंगे, ये मुमकिन है। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा तो मोदी साहब से कहेंगे, मोदी साहब हट जाइए, अब हट जाइए, अब हट जाइए, बहुत हो गया है, आपके अच्छे दिन खत्म, अब अच्छे दिन तो हम लाने वाले हैं इंशाअल्लाह। और वो अच्छे दिन हम इंशाअल्लाह उसी वक्त लेकर आएंगे जब आप लोग अपनी ताकत को यूं ही बरकरार रखेंगे, आपके जज्बे को यूं ही बरकरार रहेंगे। देखिए, ये मुल्क अपना है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस मुल्क की तरक्की के लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि आपके इलाके के अंदर हर कुछ दिनों के बाद दंगा होता है, फसाद होता है। ये क्या वजह है इसकी? ये कोशिशें हो रही है इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क अपना है। यहाँ पर हर इस कोशिश को नाकामयाब करिएगा। ये मुल्क में अच्छे रहने वाले बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो हमारे साथ मिलकर रहते हैं, हमारे लिए भी काम करते हैं। इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी है इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जितनी जद्दोजहद कर सकते हैं करिए, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए। हमारा मकसद बहुत बड़ा है और आप लोगों का मकसद अब यही होना चाहिए। यहाँ पर हम एक ट्रेलर देने के लिए आए थे, हम लोगों को ये बताने के लिए आए थे कि 6-8 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, और ये कहने के लिए आए थे तमाम राजनीतिक पार्टी वालों को, ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये जो मजमा यहाँ तक देख रहे हैं, ये तो हमारी वजह से है। सोचिए, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आएंगे, अकबर अवैसी साहब यहाँ पर आएंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा मैदान हमको देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह वो भी कम पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम उन तमाम लोगों को एक संदेश देने के लिए आए थे। ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।